हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी सेंटर में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कह रहा कि हल कीजिए। दो समीकरण आपको दिए गए हैं, दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, हमें इनको हल करना है। हल करना का मतलब x और y का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले इस समीकरण को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको हल करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, ये आपका पहला समीकरण है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल टू 0। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लोगे, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लोगे। अब रैखिक समीकरणों को हल करने का आपके पास 3 तरीका होता है। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणन, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे सामने आते हैं थोड़ा से टिपिकल टाइप के, तो यहाँ पर हम लोग अगर वज्र गुणन विधि लगा दें तो हम आसानी से इन्हें हल कर पाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बच्चों को वज्र गुणन विधि थोड़ा सा कठिन लगता है, और कठिन कहाँ पे लगता है, वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा गुणा कर देते हैं, जब चिन्ह प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, विलोपन कैसे इस्तेमाल करते हैं, वज्र गुणन विधि कैसे हम लोग लगाते हैं, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, वज्र गुणन कैसे इस्तेमाल करते हैं और विलोपन कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अगर आपके पास दो समीकरण हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ऐसे दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं तो आप करते क्या हो, पहले आप ऐसे लिखते हो x बराबर लगाते हो, फिर लिखते हो y, फिर बराबर लगाते हो और फिर लिखते हो 1। 3 स्टेप में आपको काम करना होता है। x बटा बराबर y बटा बराबर 1 बटा, ठीक है ना। अब x के नीचे कौन आता है ये भी देख लो। देखो, जब हम x की बात करते हैं ना तो x का यहाँ पर x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x गुणांक a2 है, इसको भूल जाइए। जब x के नीचे लिखेंगे तो x के जो गुणांक होते हैं दोनों समीकरणों में, उनको भूल जाना है। बात करना है y के गुणांकों का और कांस्टेंट का। देखो, ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये कांस्टेंट है, यानी कि क्या है, इसके पास x और y नहीं है, है ना। इसके पास x और y नहीं है, अचर राशि है ये। यहाँ पर देखो, x का गुणांक ये है, y का गुणांक ये है और ये फिर अचर राशि है। तो हम क्या करेंगे, जब x के नीचे लिखेंगे तो हम लोग x के गुणांकों को छोड़ देंगे। अब लिखना आपको है b1 b2 और c1 c2। तो b1 यहाँ पर लिख देना, फिर b2 उसके नीचे लिख देना, c1 यहाँ पर लिख देना और c2 उसके नीचे लिख देना। ये x के नीचे लिखना है आपको, है ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब आप कई क्वेश्चन लगाओगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत तेज़ी से ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब y की बात करें तो जब y के नीचे लिखेंगे तो y के गुणांकों को छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे क्या करते हैं, जब y के गुणांक की बात करते हैं तो y के गुणांक को तो छोड़ देंगे, लेकिन आप x के गुणांक को पहले लिख देते हो और अचर राशि को बाद में लिख देते हो। यहीं पर गलत हो जाता है। आपको करना क्या है, जब हमने x गुणांक लिया तो इसको छोड़ा, इसको इन चारों को लिख दिया। जब y की बात करेंगे तो y के बाद कौन सा टर्म आ रहा है, c1 c2 आ रहा है, तो c1 c2 को लिख दो। ये पहचान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जब x की बात की है तो इसके गुणांक को छोड़ देना है, x के बाद कौन आया, y आया, तो y के गुणांकों को लिखा, फिर अचर राशि को लिखा। मतलब ऐसे चलना है आपको। जब x वाले की बात किया तो इसको छोड़ा, इनको लिखा, इनको लिखा। अब y की बात करोगे तो y वाले को छोड़ोगे, तो ऐसा नहीं कि इसको लिख लोगे, नहीं, इसके बाद कौन आएगा, ये आएगा, तो ये इसको लिखोगे। अब इसके बाद फिर से शुरुआत होगी तो आएगा a1 a2, ठीक है ना। अब अचर राशि की बात करें तो आप अचर राशि एक के नीचे लिखना है तो अचर राशि को छोड़ दो। इसको छोड़ोगे तो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद तो कोई है नहीं, फिर से शुरू करोगे तो आएगा कौन, a1 a2 एंड b1 b2। ये तरीका होता है वज्र गुणन लगाने का, है ना। वैसे भी समझ सकते हो, b1 b2 है, c1 c2 है, जहां खत्म होगा नेक्स्ट वहीं से शुरू होगा। c1 c2 पे खत्म हुआ, फिर c1 c2 से शुरू होगा। a1 a2 पे खत्म हुआ, a1 a2 पे शुरू होगा, है ना। ये भी तरीका है। अब करना क्या है, आपको ऊपर से नीचे, अगर आप ऊपर से नीचे गुणा करोगे तो चिन्ह प्लस होगा, और अगर आप नीचे से ऊपर गुणा करोगे तो चिन्ह माइनस होगा। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे गुणा करोगे तो प्लस होगा और नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस होगा। ऐसे समझो कि जब हम ऊपर से कूदते हैं
तो हमको उतना ताकत नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर चढ़ेंगे तो हमको ताकत लगानी पड़ेगी, तो एनर्जी हमारी घटेगी, है ना, थकान आएगी। तो ऐसे समझो जब नीचे से ऊपर जाओगे तो चिन्ह माइनस होगा और जो ऊपर से नीचे आओगे तो प्लस होगा। ऐसे ही यहाँ भी ऊपर से नीचे आओगे प्लस होगा, यहाँ से नीचे से ऊपर जाओगे माइनस होगा, यहाँ भी ऊपर से नीचे प्लस, यहाँ भी नीचे से ऊपर माइनस। अब मैं कह क्या रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखो आप कहोगे x बटे b1 का c2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा b1 c2, लेकिन जब b2 का c1 में करोगे तो नीचे से ऊपर गुणा हो रहा है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये हो गया b2 c1। बस यही खेल है, प्लस माइनस का यही खेल है ना। बराबर y का करेंगे तो c1 a2 नीचे से ऊपर गुणा करो तो माइनस हो जाएगा c2 a1 बराबर 1 अपॉन a1 b2, नीचे से ऊपर करोगे तो माइनस a2 b1 हो गया। अब एक बार x बराबर इतना करेंगे तो ये चला जाएगा इसके ऊपर, y बराबर इतना करेंगे तो ये चला जाएगा इसके ऊपर, है ना। जैसे हम इसको और इसको बराबर कर देंगे, हमें x का मान चाहिए, जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको x बराबर क्या मिलेगा, इसका देखो ऐसे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। अब तिरछा गुणा करोगे तो ये वाला टर्म यहाँ पर जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x बराबर क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया x का मान। ऐसे ही इसको और इसको बराबर कर देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो ये पूरा वज्र गुणन का प्रोसेस होता है, वज्र गुणन विधि हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट ये वाला टर्म लिखते हो, है ना। फिलहाल अब क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग इसको वज्र गुणन विधि से हल करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x अपॉन, ठीक है ना, बराबर y अपॉन बराबर 1 अपॉन, ये तो करना है। अब देखो क्या करेंगे, जब हम x की बात करेंगे तो x वाले गुणांक को छोड़ देना, बिल्कुल इसकी बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, अब देखो b1 b2 c1 c2, तो ये b1 है, ये b2 है, ये पूरा टर्म आपका अचर राशि है, ये पूरा टर्म अचर राशि है क्योंकि इसके साथ ना तो x है ना तो y है, ठीक है ना। तो इस b1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस 2b का इसमें होगा, तो माइनस 2b b माइनस 4a हो गया, ऊपर से नीचे किया है। अब 2a का इसमें होगा तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर कर रहे हो तो चिन्ह माइनस हो जाएगा, 2a a प्लस 4b, यही तो हो गया। अब y के नीचे लिखना है तो y वाले टर्म को भूल जाओ, लेकिन ध्यान रखना y के बाद कौन आएगा, ये आएगा, तो इसका इसमें होगा ना कि इसका इसमें होगा। आप गलती क्या कर देते हो, इसका इसमें कर देते हो, नहीं, इसका इसमें होना है। तो 2b का गुणा करेंगे इसमें, तो 2b a प्लस 4b, इसका इसमें हो गया। अब लगाओगे माइनस, अब इसका इसमें करोगे तो 2a, मैं थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ, 2a इंटू बी माइनस 4a हो गया। अब बारी आई 1 के नीचे लिखने की, तो 1 के नीचे अचर राशि को छोड़ देंगे, इनका करेंगे, तो 2a का 2a में करोगे तो 4a स्क्वायर हो गया, 2b का 2b में होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस कर देगा, और 2b का 2b में करोगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। जो काम यहाँ पर हमने किया है वही यहाँ पर मैंने किया है ना। तो जो वहाँ पर हम लोग करते थे वही यहाँ पर किया, कुछ नया नहीं किया है ना, हो गया। अब थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, x अपॉन 2b का 2b में करोगे तो माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8ab हो गया, माइनस 2a का करोगे तो 2a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये हो गया 8ab, ठीक है ना, इक्वल टू y अपॉन, इसका करोगे तो हो जाएगा 2ab प्लस में 8b स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस माइनस प्लस हो गया 8a स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा 4 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन चलो आगे करते हैं ना, अभी नहीं करते, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखना 8ab प्लस है, ये माइनस है, 2ab प्लस है, ये माइनस है ना, मज़ा आ गया।
अच्छा, लिखने के बाद काटो तो मज़ा अलग होता है। -2 a स्क्वायर -2 b स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, -2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? यहाँ से माइनस कॉमन किया, यहाँ से भी किया, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। इक्वल टू y अपॉन 8b स्क्वायर 8a स्क्वायर। तो 8 को कॉमन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लो भाई, यहाँ से 1 अपॉन क्या हो गया, 4 कॉमन कर लो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब एक बार इसको इसके बराबर कर देना तो x का मान मिल जाएगा, फिर इसको इसके बराबर कर देना तो y का मान मिल जाएगा। चलो कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते थे, ठीक है ना। चलो भाई, x अपॉन -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आप x की वैल्यू जब निकालोगे तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो -2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टर्म इससे कट गया, 2 से 4 कट गया, तो आंसर आ गया -1/2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x का मान मिल चुका है कितना, -1/2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x का मान हमें -1/2 मिल चुका है। अब इसको इसके बराबर कर दो, चलो कर दो, y अपॉन 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो क्या होगा, देखो y इक्वल टू, ये टर्म पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे आ गया भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इससे कट गया, 4 से काटोगे 8 कट जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा y बराबर कितना, 2। तो लो भाई, हमने इसको हल कर दिया। x का मान हमें मिला है -1/2, y का मान मिला हमें 2। तरीका कौन सा लगाया, वज्र गुणन लगाया। वज्र गुणन विधि हम लोग कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर इस वीडियो में वज्र गुणन विधि नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपको वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कि हम लोग वज्र गुणन विधि कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।